हेलो बच्चों, मैं सेल्फ विकास यादव। और आज हम शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट जिसका नाम है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स है। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल। सेकंड वन है वेपर पावर साइकिल। थर्ड वन है बॉयलर एंड कंडेंसर। थर्ड वन है स्टीम एंड गैस नोजल एंड स्टीम टरबाइन। एंड लास्ट वन है गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्शन। तो हमने थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जितने भी लॉ थे, उन सब की जो एप्लीकेशंस है वो सारी यूज होती हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो मेन पर्पस ये है कि हम जो स्टीम पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करते हैं, या गैस पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करते हैं, या फिर जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं, या जो एयर स्टैंडर्ड इंजन जैसे कि ऑटो साइकिल, ऑटो इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ड्यूअल इंजन हो गया, ठीक है, या कार्नोट साइकिल हो गई, कार्नोट इंजन हो गया। तो ये सारे इंजन किस तरीके से वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये सारा का सारा हम पढ़ते हैं यहाँ पर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी स्टीम पावर प्लांट वर्क करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्टीम पावर प्लांट वर्क करते हैं, उसकी वर्किंग किस तरीके से है, वर्किंग टूल कौन से होते हैं, वो किस साइकिल पे वर्क करती है, तो सारा का सारा हम ये जो टॉपिक है ये सब का सब हम कवर करते हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो आज इस यूनिट में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है इंट्रोडक्शन टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल, टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर्स। तो ये 7 टॉपिक है जो कि आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और इसके बाद से एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कि लगातार पेपर में आते रहेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जाते रहे हैं इस यूनिट से। तो पहला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो। सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। थर्ड क्वेश्चन है derive an expression for air standard efficiency of diesel cycle in terms of compression ratio. Next question है what do you mean by compression ratio and expansion ratio. And last one है write short notes on turbocharger and supercharger. तो ये क्वेश्चंस हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूअल साइकिल पे न्यूमेरिकल्स भी लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान देके पढ़िए। आने वाले टॉपिक्स में जब ऑटो, डीजल, ड्यूअल साइकिल पढ़ेंगे और जब इनकी एफिशिएंसीज को फाइंड आउट करेंगे, तो जिस पैटर्न पे, जिस तरीके से एफिशिएंसीज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक उसी पैटर्न पे भी न्यूमेरिकल। ठीक है। तो जैसे स्टेप वाइज से चलेंगे एफिशिएंसी डिराइव करने के लिए, सेम स्टेप्स यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस हैं या फॉर्मूलास हैं जो हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। जब हमने गैस इक्वेशन पढ़ी थी पीबीएनआरटी, और उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े थे, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, देन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। तो इन सब प्रोसेस में एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ था। वो जो रिलेशन है पी, टी और वी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के जो रिलेशन है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल है, आने वाले हर एक टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो हम एक बार रिविजन कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फॉर्मूलाज थे। पहला था P1 सॉरी P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। नेक्स्ट वन था V2 अपॉन B1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। नेक्स्ट था P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। देन P1 B1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 B2 की पावर गामा, और T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 B2 की पावर गामा माइनस 1। नेक्स्ट वन है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। ये फॉर एडियाबैटिक के लिए। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 B1 की पावर n इज इक्वल टू P2 B2 की पावर n, और T1 B1 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू
T2 V2 की पावर n माइनस वन, एंड लास्ट वन है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस वन ओवर n। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, कि जो आने वाले जितने भी टॉपिक्स उसमें लगातार यूज होंगे ना। स्टार्ट करते हैं टॉपिक एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती है? तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि साइकिल क्या होती है। हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि साइकिल क्या होती है। बेसिक साइकिल क्या है? तो साइकिल इज डिफाइंड एज अ रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑकरिंग इन सर्टेन नंबर। ठीक है, बेसिकली साइकिल क्या है? साइकिल क्या है? कि नंबर या सीरीज ऑफ ऑपरेशंस है जिसमें कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसमें क्या एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो साइकिल इज डिफाइंड एज अ repeated series of operations occurring in a certain manner like this, है ना। वन, मान लेते वन से टू, देन टू टू थ्री, देन थ्री टू वन। तो क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर? सेम। ठीक है, अब एक सर्टन ऑर्डर होगा, इधर से इधर चलेगी या फिर इधर से ऐसे। ठीक है, सो इट मे बी रिपीटेड बाय रिपीटिंग द प्रोसेस इन द सेम ऑर्डर। क्या करते हैं? जो प्रोसेस उसको हम सेम ऑर्डर में ही रिपीट करेंगे। मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। द साइकिल मे बी ऑफ इमेजरी परफेक्ट इंजन और एक्चुअल इंजन। जो साइकिल होती है वो इमेजरी भी बन सकती है और एक्चुअल भी होती है। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर दो साइकिल इन विच वर्किंग फ्लूइड इज एयर। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स वो साइकिल्स होती हैं जिसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? एयर, है ना। इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो क्या होता है? एयर। अब जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एनालिसिस करते हैं तो कुछ एजम्पशंस मान लेते हैं। जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एनालिसिस करेंगे तो उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। वो एजम्पशंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन है द गैस इन द इंजन सिलेंडर इज अ परफेक्ट गैस। इट मींस ऐसी इंजन के सिलेंडर में जो गैस होगी या जो एयर स्टैंडर्ड इंजन है उनमें जो गैस होगी वो परफेक्ट गैस होगी। दैट इज इट ओबे द गैस लॉस एंड हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक स्पीड। तो क्या करेंगे? ये सारे गैस लॉस को फॉलो करेंगे, चाहे कांस्टेंट प्रेशर लॉ हो, कांस्टेंट वॉल्यूम लॉ हो या कांस्टेंट टेम्परेचर लॉ हो। ठीक है, और जो स्पेसिफिक हीट से इट मींस सीपी एंड सीवी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सेकेंड एजम्पशन क्या है? द फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ गैस इन द सिलेंडर आर द सेम एज दोस ऑफ एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर। दैट इज, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सीपी और सीवी की वैल्यू होगी वो सेम होगी, और जो सिलेंडर गैस होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 29। थर्ड assumption क्या है? द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर एडियाबैटिक एंड दे टेक प्लेस विदाउट इंटरनल फ्रिक्शन। सो जो उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होंगे, है ना, जो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस होंगे वो एडियाबैटिक होंगे, और यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होंगे। इट मींस प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, जो नेक्स्ट एजम्पशन है वो है नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड बाय ब्रिंगिंग ए हॉट बॉडी और ए कोल्ड बॉडी इन कांटेक्ट विद सिलेंडर एट अप्रोप्रिएट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इट मींस क्या है? सिस्टम से ना ही हीट बाहर जाएगी और ना ही बाहर से हीट सिस्टम आएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। और इसके अलावा सिलेंडर के अंदर बर्निंग के अलावा कोई अदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जो लास्ट एजम्पशन वो है द साइकिल इज कंसीडर्ड क्लोज्ड विद द सेम एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द सिलेंडर टू रिपीट द साइकिल। और इसमें क्या साइकिल कैसी है? क्लोज्ड। जब क्लोज साइकिल होगी तो जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, इस केस में वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एयर। तो एयर क्या करेगी? वो कॉन्टिन्यूअस रीसर्कुलेट करेगी। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होगा, देन वही एयर दोबारा रिपीट होगी, फिर देन वही एयर दोबारा रिपीट करेगी। तो ये 5 एजम्पशंस हैं, ठीक है, जो कि हमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ते समय ध्यान रखने पड़ते हैं या इनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट वॉल्यूम और ऑटो साइकिल। फर्स्ट वन है कांस्टेंट वॉल्यूम और ऑटो साइकिल। ठीक है, तो ऑटो साइकिल होते क्या है? तो देखो, इस साइकिल का नाम
सर ऑटो पे पढ़ा था, ऑटो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये साइकिल डेवलप करी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, ऑटो साइकिल। तो दिस साइकिल इज सो नेम्ड एज इट वाज कंसीव्ड बाय ऑटो। ऑन दिस साइकिल पेट्रोल, गैस एंड मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल इंजन वर्क्स। ठीक है, तो नॉर्मली ऑटो साइकिल को हम एसआई साइकिल ही बोलते हैं, एसआई इंजन साइकिल ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो वर्किंग फ्लूइड है वो हम पेट्रोल यूज करते हैं, यहाँ पर हम एज ए फ्यूल क्या यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं। तो इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन कंप्रेशन फॉर इंटरनल कंबशन इंजन। अब जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है या ऑटो साइकिल है, इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस 1 से 2 क्या होता है, देखो 1 से 2 होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। 4 प्रोसेस होंगे, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे, है ना, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो ये जो चारों प्रोसेस है इनको मैंने यहाँ पर तो पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और यहाँ पर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है। ठीक है, अब इसमें जब हम ऑटो साइकिल को आगे चल के हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा क्लियरेंस वॉल्यूम, सॉरी कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, बेसिकली कंप्रेशन रेशियो क्या है, तो कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, और इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, सो अब थोड़ा सा हम इस साइकिल को डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम को मैं यहाँ भी शो कर रहा हूँ, जब पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से पढ़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 एंड 4 एंड 1, ये प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम। तो देखो पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 1 रिप्रेजेंट द सिलेंडर इज फुल ऑफ एयर विद वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P1 एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। तो पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, और 1 से 2 जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको कि हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। देन प्रोसेस 2 से 3 पे क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। इट मींस क्या है कि 2 से 3 पर हीट एडिशन होगा यहाँ पर, और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। देन प्रोसेस 3 से 4 क्या होगा यहाँ पर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, जैसे ही यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम कंप्रेशन होगा और जैसे ही सिलेंडर पॉइंट सी पर पहुंचेगा, यहीं पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्पार्क के थ्रू एक स्पार्क जनरेट करेंगे होगा, और यहाँ पर कंबशन स्टार्ट होगा। जैसे ही कंबशन स्टार्ट होगा वो हॉट गैसेस एक्सपेंड करनी शुरू करेंगी। तो हॉट गैसेस क्या होंगे, एक्सपेंड करेंगी, और जब एक्सपेंशन प्रोसेस होगा उसी में क्या मिलेगी, हमें पावर मिलेगी। और जो एक्सपेंशन प्रोसेस होगा वो कैसा होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसको कि हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। नो, अब हम एनालिसिस करते हैं कि हम इसमें एफिशिएंसी को कैसे फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं उसे, और हमें वहां से आउटपुट क्या मिल रहा है। तो कंसिडरिंग 1 किलोग्राम ऑफ वर्किंग फ्लूइड, कंसिडरिंग 1 किलोग्राम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस या 1 किलोग्राम एयर। ठीक है, सो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन, सॉरी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड। तो हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है कि टोटल हीट हम दे रहे हैं, एज ए इनपुट क्या दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं,
ठीक है, और वहां से कितना वर्क आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हम कितनी हीट सप्लाई करो और कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हीट सप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, और जो हीट रिजेक्शन भी हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। सो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, QH इज इक्वल टू CP T3 माइनस T2, क्योंकि हीट सप्लाई कहाँ प्रोसेस क्या था, 2 to 3। सो हीट सप्लाई कितना होगा, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CP T3 माइनस T2, एंड हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, CP T4 माइनस T1। हीट रिजेक्शन प्रोसेस क्या था, 4 to 1। नाउ हमें क्या निकालना, वर्क डन। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड की वैल्यू पुट करो, CP T3 माइनस T2 माइनस हीट रिजेक्शन कितना था, CP T4 माइनस T1। नाउ एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन का फॉर्मूला पुट करो, CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CV T3 माइनस T2। इनमें कॉमन क्या है, ऊपर CV कॉमन, नीचे CV है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, ये टर्म से ये टर्म कैसे आया हुआ है। देखो, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें एफिशिएंसी का, देखो T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं और इन दोनों को, इनको एक साथ लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं आगे हम। देखो तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 1। तो फॉर्मूला क्या बन आएगा यहाँ पर, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस 9। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगेन यही मैंने बताया था कंप्रेशन रेशियो। सो कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है बताया था मैंने, टोटल शॉर्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, और एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा, V4 अपॉन V3। एक्सपेंशन रेशियो बच्चों क्या होगा, V4 अपॉन V3, क्योंकि एक्सपेंशन कहां से कहां तक हो रहा है, 3 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक हो रहा है, 3 टू लेकर 4 तक। अब इस साइकिल में, ऑटो साइकिल में जो कंप्रेशन रेशियो होता है और जो एक्सपेंशन रेशियो होता है वो दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या मिला था, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो प्रोसेस है, 1 से 2 था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, एंड 3 to 4 था रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो प्रोसेस 1 to 2 क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, और V1 अपॉन V2 क्या है, R कंप्रेशन रेशियो। तो T2 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1। सिमिलरली T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। V4 अपॉन V3 क्या, एक्सपेंशन रेशियो, और एक्सपेंशन रेशियो किसके इक्वल है, कंप्रेशन रेशियो के। तो हम लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू T4 R की पावर गामा माइनस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर, T3 और T2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो एफिशिएंसी की तरह 1 माइनस ऊपर क्या था, T4 माइनस T1। ठीक है, नीचे क्या जाएगा, देखो T3 था, T3 की वैल्यू कितनी है, T4 गामा R की पावर गामा माइनस 1 माइनस T1 R की पावर गामा माइनस 1। इसमें कॉमन क्या है बेटा, R की पावर गामा माइनस, यहाँ पर कॉमन क्या है, R की पावर गामा माइनस 1, इसे कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, T4 माइनस T1। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस ऊपर क्या था, T4 माइनस T1, हमने यहाँ से R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, T4 माइनस T1। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट साइकिल है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल,
जिसको कि हम डीजल साइकिल भी बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल जिसको कि हम डीजल साइकिल बोलते हैं। ऑटो और डीजल साइकिल में एक ही डिफरेंस है, जो ऑटो साइकिल में जो हीट सप्लाई करते थे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते थे, और इन केस ऑफ डीजल इंजन या डीजल साइकिल यहाँ पर जो हीट सप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, इसीलिए हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी इसे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हीट सप्लाई होती है किस पर करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर। अभी इसको हम पीवीटीएस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीजल साइकिल है क्या। सो दिस साइकिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर आर डीजल इन 1897। ये साइकिल को आर डीजल ने 1897 में इंट्रोड्यूस करा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डीजल साइकिल। इट डिफर्स फ्रॉम ऑटो साइकिल इज दैट हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इररिस्पेक्टिव ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने बताया ये ऑटो साइकिल सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफर है, क्या, क्योंकि यहाँ पर जो हीट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। यहाँ पर देखो मैंने पीवीटीएस डायग्राम में शो करा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से चार प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 क्या है, यहाँ से रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 देखो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, जिसपे एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो हम टीएस डायग्राम पे देखेंगे तो 1 से 2 पे एंट्रोपी क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्यों, ये टी एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कहीं भी चले जाओ, हर एक पॉइंट पे क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है बट एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। प्रोसेस 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन यहाँ पर होगा। और जैसे ही पॉइंट 3 पर हीट सप्लाई बंद होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर स्पार्क के थ्रू स्पार्क जनरेट करेंगे और एक्सपेंशन, वहां पर कंबशन होगा, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद से एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। जो एक्सपेंशन होगा वो होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अगेन देखो 3 to 4 पे एंट्रोपी क्या है बच्चों, कांस्टेंट। उसके बाद अगेन 4 to 1 क्या होगा, जैसे ऑटो साइकिल में था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये चार प्रोसेस हो गए, प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कितनी। चलो जी, पेन का कलर बदल दे, कलर बदलेगी जिंदगी बदलेगी। लाओ, तो एयर स्टैंडर्ड्स एफिशिएंसी फॉर डीजल इंजन। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना, क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, और वर्क डन क्या निकालना पड़ेगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। तो हीट सप्लाई ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू CP T3 - T2। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, CP, ऑटो साइकिल में क्या था CV, यहाँ पर क्या है CP, क्योंकि यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है किससे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP T3 - T2 एंड हीट रिजेक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1 Q2 CV T4 - T1। ठीक है, तो नाउ W इज इक्वल टू Q1 - Q2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, CP T3 - T2 माइनस CV T4 - T1। ठीक है ना। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन का फॉर्मूला पुट करो, है ना। तो क्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, CP T3 - T2 - CV T4 - T1 अपॉन हीट सप्लाई CP T3 - T2। अब इस पूरे को, इधर को पूरे को CP से डिवाइड कर दो, क्या करो, पूरे को CP से डिवाइड कर दो, और CP से डिवाइड करने के बाद इस टर्म को एक साथ ले लो और इस टर्म को फिर एक साथ ले लो, जैसे कि पहले लिया था। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस CV T4 - T1 अपॉन CP T3 - T2 क्या बन जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस CV T4 - T1 अपॉन CP T3 - T2। नाउ अब क्या करो, इस CV को CP के नीचे ले आओ, है ना।
तो क्या बन जाएगा, Cp ओवर Cv, और इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होता है, गामा के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफिशिएंसी का, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। नाउ अगेन वही कहानी शुरू, हम देखेंगे यहाँ पर कि जो एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वहां से हम अब T4 T3 और T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ अगेन वी नो दैट कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन V2। नाउ अभी हमने रिलेशन पढ़ा था P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से V1 अपॉन V2 किसके इक्वल है, R के। यहाँ पुट करो तो क्या जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 R की पावर गामा। अगेन T3 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। लास्ट टॉपिक में फॉर्मूला हमने पढ़ा था। देन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 और V1 अपॉन V2 किसके इक्वल है, R के। तो T2 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, R की पावर गामा माइनस 1। ना आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मिनट, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्यूअल कंबशन साइकिल। ड्यूअल कंबशन मतलब जो कंबशन हो रहा होगा वो दो प्रोसेस में हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल कंबशन साइकिल। दिस साइकिल ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेड प्रेशर साइकिल और मिक्स साइकिल। इसको हम लिमिटेड प्रेशर साइकिल और मिक्स साइकिल बोलते हैं। तो दिस साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल in a way that heat is added partially at constant volume and partially at constant pressure। यहाँ पर जो हीट ऐड होगा वो पार्शली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा और पार्शली एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें टोटल 4-5 प्रोसेस होंगे, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस है वो। तो प्रोसेस 1 to 2 again reversible adiabatic compression, process 2 to 3 constant volume heat addition, process 3 to 4 constant pressure heat addition, process 4 to 5 reversible adiabatic expansion, and process 5 to 1 constant volume heat reduction। ध्यान रखना इन तीनों साइकिल्स में, चाहे ऑटो साइकिल हो, चाहे वो डीजल साइकिल हो, चाहे वो डीजल साइकिल हो, तीनों ही साइकिल में जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। जो हीट रिजेक्शन होगा बच्चों वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। डिफर क्या करेगा कि हीट सप्लाई किस प्रोसेस पे हो रहा है। अब इसके लिए हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर देखो हीट सप्लाई कहाँ से कहाँ तक हो रही है, डायग्राम फिर से देखते हैं। जो हीट सप्लाई हो रही है वो हो रही है थ्रू प्रोसेस 2 to 3 and 3 to 4। यहाँ पर जो हीट सप्लाइड है वो हीट एडिशन जो हो रहा है वो दो स्टेप में हो रहा है, फॉर ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 एंड प्रोसेस 3 to 4। तो यहाँ पे देखेंगे हीट एडिशन Q1 या हीट सप्लाई Q1 इज इक्वल टू Q2 to 3 प्लस Q3 to 4। इट मींस Q1 इज इक्वल टू CB T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। हीट रिजेक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस 5 to 1 कितना हो जाएगा, Q2 CB T5 माइनस T1। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इट मीन W इज इक्वल टू CB T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3 माइनस CB T5 माइनस T1। अगेन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर,
एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो फॉर्मूला पुट करो, सी वी T3 माइनस T2 प्लस सी पी T3 माइनस T4 माइनस T3 माइनस सी वी T5 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाई सी वी T3 माइनस T2 प्लस सी पी T4 माइनस T3। अगेन इसको एक साथ ले लो पहले, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या बचेगा 1, और इसके बाद से इसको एक साथ ले लो, तो यहाँ सी वी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा T5 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 प्लस सी पी T4 माइनस T1। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफिशिएंसी का लास्ट में आके, यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T5 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3। थोड़ा इसको और एक्सपेंड करेंगे अब, ठीक है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस 1 to 2, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस 1 to 2 क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, देन अगेन P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर R, इट मीन P2 इज इक्वल टू P1 R की पावर गामा माइनस 1, जैसे हमने अभी डीजल साइकिल में करा। देन T2 इज इक्वल T2 अपॉन T1, ये कहाँ से आएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, देन T2 इज इक्वल टू T1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, V1 V2 किसके इक्वल है, R के, देन T2 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1। देन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन V3 इज इक्वल टू क्या होगा, V3 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन R, क्योंकि यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर V1 अपॉन V2, और जितना वॉल्यूम 1 जितना वॉल्यूम 2 पर है उतना ही वॉल्यूम 3 पर भी होगा। ठीक है, सो V3 इज इक्वल टू V2, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, P3 अपॉन P2, अल्फा क्या है, रेशियो। तो नाउ P3 इज इक्वल टू P2 टाइम इनटू अल्फा, ठीक है, एंड P2 इज इक्वल टू क्या है, मैंने निकाला था P1 R की पावर गामा, देन P3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, P1 R की पावर गामा इनटू अल्फा। तो नाउ यहां से हमें जो T3 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, और डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो T3 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें T1 R की पावर गामा माइनस 1 इनटू, now for constant pressure heat addition process 3 to 4, for constant pressure heat addition process 3 to 4, again P3 upon P4 is equal to P1 R की power gamma into alpha, and cut off ratio, कट ऑफ रेशियो क्या होता है, जहां पर फ्यूल की सप्लाई बंद होती है, वो कहां पे बंद हो रही थी, 0.4 पे, ठीक है। सो कट ऑफ रेशियो रो इज इक्वल टू क्या होगा, V4 अपॉन V3। नाउ T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3, ठीक है। देन T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू T3 V4 अपॉन V3, और V4 अपॉन V4 अपॉन V3 किसके इक्वल है, रो के। देन T4 इज इक्वल टू क्या जाएगा, T4 इज इक्वल टू T3 इनटू रो, और T3 की वैल्यू क्या है, दिस वन T1 R की पावर गामा माइनस 1 इनटू अल्फा, देन T4 क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1 इनटू रो इनटू अल्फा। तो यहां से हमें T4 की वैल्यू मिल गई। नाउ फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन 4 to 5 वहां क्या मिलेगा, P4 B4 की पावर गामा इज इक्वल टू P5 B5 की पावर गामा, ठीक है। एक हमें फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो नाउ, वहां से इस फॉर्मूले को आगे हम कैरी करते हैं, यहाँ पर क्या था वहां पर कि P5 अपॉन P4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V5 पावर गामा, देन P5 इज इक्वल टू P4 V4 अपॉन V5 की पावर गामा इज इक्वल टू, क्योंकि P3 इक्वल P4 किसके इक्वल है, P3 के, देन इज इक्वल टू क्या जाएगा P3 V4 अपॉन V1 की पावर गामा, और V1 किसके इक्वल है, V5, क्योंकि 5 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। नाउ तो P5 इज इक्वल टू P3, अब क्या करेंगे, यहीं पर हम V3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा करने के बाद ये जो टर्म है वो रेशियो के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंप्रेशन रेशियो या एक्सपेंशन रेशियो के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, P5 इज इक्वल टू P3 V4 अपॉन V1 पहले से था,
इनटू V3 अपॉन V3 की पावर गामा। नाउ P3 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, V4 अपॉन V1, और V3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, V2 के, क्योंकि 1 से 2 पे था, 2 और 3 पे क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो क्या बन गया फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर, P5 इज इक्वल टू P3 V4 अपॉन V3 अपॉन V1 अपॉन V2। V4 अपॉन V3 क्या है, कट ऑफ रेशियो, V1 अपॉन V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो। तो P5 की वैल्यू क्या मिल गई, P5 इज इक्वल टू P3 रो अपॉन आर की पावर गामा। क्या मिल गया, P5 इज इक्वल टू P3 इन ब्रैकेट रो अपॉन आर की पावर गामा। एंड अगेन फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस क्या मिलेगा, T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू B4 अपॉन B5 की पावर गामा माइनस 1। देन T5 कैसे आगे देखो, T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू B4 अपॉन B5 की पावर गामा माइनस 1। तो T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 B4 अपॉन B5 की पावर गामा माइनस 1। हेंस अब P4 अपॉन P5 की वैल्यू मिलेगी हमें क्या चीज, रो अपॉन आर। हेंस T5 इज इक्वल टू T4 रो अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो नाउ अब थोड़ा सा स्कोर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो इस फॉर्मूले से T5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, T5 इज इक्वल टू T4 की वैल्यू पुट करो, वो क्या थी, T1 आर की पावर गामा माइनस 1 रो इंटू अल्फा इंटू रो की पावर गामा माइनस 1, और नीचे क्या बन जाएगा, आर की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो आर की पावर गामा माइनस 1 से आर की पावर गामा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, T5 इज इक्वल टू T1 अल्फा रो की पावर गामा। क्यों, क्योंकि रो यहाँ पर भी है, रो यहाँ पर भी है, तो रो की पावर 1 है और रो की पावर गामा माइनस 1। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, जब पावर ऐड होगी तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रो की पावर गामा। तो T5 की वैल्यू क्या मिल गई, T5 इज इक्वल टू T1 अल्फा रो की पावर गामा। नाउ अब एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T5 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, T5 की वैल्यू पुट करो, क्या होगा, T1 अल्फा रो की पावर गामा माइनस T1। यहाँ T3 की वैल्यू पुट करो, T1 आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस T2 की वैल्यू पुट करो, T1 आर की पावर गामा माइनस 1 प्लस गामा। T4 की वैल्यू क्या थी, T1 आर की पावर गामा माइनस 1 अल्फा इंटू रो माइनस T3 की वैल्यू T1 आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनमें से जो कॉमन मिलेगा, देखो यहाँ से आर की पावर गामा माइनस 1 कॉमन है और T1 भी कॉमन यहाँ है, तो T1 निकाल दो बाहर, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आर की पावर गामा माइनस 1 वही बाहर निकालो, वो भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर, T1 को यहाँ से बाहर लो, T1 को यहाँ से बाहर लो, T1 को यहाँ से बाहर लो, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ T1 है, तो क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बचेगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ऊपर क्या बच गया, रो की पावर गामा अल्फा माइनस 1 अपॉन, इसमें कॉमन क्या है, आर की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लो, आर की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले, क्या बच गया, अल्फा माइनस, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस गामा अल्फा इन ब्रैकेट रो माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट रो अल्फा की पावर गामा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस गामा अल्फा रो माइनस 1। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ ऑटो डीजल एंड ड्यूअल साइकिल। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है ऑटो डीजल और ड्यूअल साइकिल का। तो पहली कंडीशन क्या है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड द सेम हीट। अगर कंप्रेशन रेशियो सेम हो और हीट इनपुट सेम हो, तो ऑटो डीजल और ड्यूअल साइकिल में से किसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। देखो ये जो टॉपिक है इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है पीवी और टीएस डायग्राम पे।
अगर हमने पीवीटीएस डायग्राम सही से समझा है तो हम इस जो ये टॉपिक है इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखो so a comparison of the cycles Otto diesel dual on the PV and TS diagram for the same compression ratio and heat input is shown in the figure. Now देखो 1 2 2 dash 3 dash 4 dash 1, ठीक है, एक साइकिल तो ये हुई। दूसरी क्या है 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश 1। तो ऑटो साइकिल किसे शो कर रहे हैं 1 2 3 डबल डैश दिस वन 4 डबल डैश 1। डिजिटल साइकिल शो कर रहे हैं 1 2 3 4, है ना। 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपेंशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इजेक्शन। और जो ड्यूअल साइकिल है उसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पर इससे। सो 1 to 2 2 डैश 2 डैश टू 3 डैश 3 डैश टू 4 डबल डैश और 4 डबल डैश टू 1। तो ये है ड्यूअल साइकिल, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। क्या होता है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, अब देखो हमने कंडीशन क्या ली है सेम हीट इनपुट, मतलब तीनों ही साइकिल के लिए हीट इनपुट क्या है सेम है। इसकी एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करेगी हीट रिजेक्शन पे। अब जिस साइकिल में हीट रिजेक्शन सबसे कम होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्यों देखो, अब हीट रिजेक्टर देखो भाई रेशियो निकालो, देखो जिसका, चलो जी। तो जो डीजल साइकिल देखो यहाँ पर इस टीएस डायग्राम से हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सो ऑटो साइकिल है ना, उसके लिए हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, प्रोसेस क्या 1 2 3 डबल डैश 4। ऑटो साइकिल के हीट रिजेक्शन कितना है इतना। और डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन कितना है यहां से लेकर टोटल यहाँ पर। और ड्यूअल साइकिल के हीट रिजेक्शन कितना है, ठीक है। तो जिसमें हीट रिजेक्शन सबसे कम होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये टर्म उतना कम होगा तो 1 में जितना कम माइनस करोगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इसीलिए अगर कंप्रेशन रेशियो सेम और हीट इनपुट सेम है तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की होगी और सबसे कम एफिशिएंसी डीजल साइकिल की होगी। और जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो है फिर हमें कंपैरिजन करना है और कंडीशन क्या है यहाँ पर फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाई। यहाँ पर हीट सप्लाई अभी भी सेम है बट कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर है वो भी तीनों साइकिल के लिए सेम है। सो देखो यहाँ पर शो कर ये ना 2 3 3 डैश, तो देखो तीनों में क्या है प्रेशर क्या है बिल्कुल कांस्टेंट है। तो 1 2 3 डैश 4 डैश 1 ऑटो साइकिल, ठीक है। 1 2 3 4 1 डीजल साइकिल। और यहाँ पर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर देखो आओ। तो फॉर द मैक्सिमम प्रेशर द पॉइंट 3 देखो पॉइंट 3 एंड 3 डैश मस्ट लाई ऑन ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अगर भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो 3 और 3 डैश क्या करेंगे सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, सेम लाइन पर लाइन करेंगे लाई करेंगे। तो फॉर द मैक्सिमम प्रेशर द पॉइंट 3 एंड 3 डैश, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, किसी भी साइकिल के लिए वो चेंज नहीं होगा। फॉर द मैक्सिमम प्रेशर द पॉइंट 3 एंड 3 डैश मस्ट लाई ऑन द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। देखो इसी पे लाई कर रहे हैं। सो ऑन टीएस डायग्राम देखो द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द डीजल साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडरलाइन 4 to 1। डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन इतना हो रहा है एंड ऑटो साइकिल के लिए जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो इतना हो रहा है, ठीक है। फिर समझना यहाँ पर सारा खेल इसी पर अभी भी फॉर्मूला पे आ जाओगे। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस हीट सप्लाई करो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। तो अभी भी क्यू एस तो सेम है, डिपेंड किस पे कर रहा है क्यू आर पर। तो डीजल साइकिल में क्या है यहाँ पर हीट सप्लाई देखो इसमें क्या होगा डीजल साइकिल में जो हीट रिजेक्शन कम होगा एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल के। सो अगर यहाँ पर हीट रिजेक्शन कम रहा डीजल साइकिल में तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। देन तो रिजल्ट ये आया फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाई
efficiency of diesel cycle is more as compared to auto cycle. तो हम कैसे शो कर सकते हैं यहाँ पर, efficiency of diesel cycle is more than efficiency of fuel cycle is more than efficiency of auto cycle. तो ये रिजल्ट फाइंड आउट होता है, निकलता है जब कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर हो, मैक्सिमम प्रेशर कांस्टेंट और हीट सप्लाई भी सेम हो तीनों साइकिल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वो है टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर्स क्या होते हैं? So what is turbocharger? होता क्या? So in an internal combustion engine, a turbocharger, also known as turbo और turbo supercharger भी बोलते हैं, ठीक है? तो turbocharger को हम turbo या turbo supercharger भी बोलते हैं। तो in an internal combustion engine, a turbocharger is a forced induction device that is powered by the flow of exhaust gases। समझना पड़ेगा क्या इंडक्शन डिवाइस क्या होता है, बेसिकली है क्या, जो कि फ्लो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। जब एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं आफ्टर एक्सपेंशन, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होती है। तो उस हीट एनर्जी होती है और बहुत ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो उससे जो एयर आ रही है, जो फ्लो हो रहा है, उसका हम यूज करते हैं इस टर्बो चार्जर में। सो इट यूजेस दिस एनर्जी टू कंप्रेस द इनटेक एयर, forcing more air into the engine in order to produce more power for a given displacement। तो ये करता क्या है, ये ऐसा डिवाइस है जो एग्जॉस्ट गैसेस से एनर्जी लेता है। क्या करेगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस है जो आफ्टर एक्सपेंशन निकल रही है, उनसे एनर्जी लेगा, उसके बाद इनटेक एयर को कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, इनटेक एयर को कंप्रेस कर, जब एयर ज्यादा कंप्रेस होगी तो ज्यादा एयर को हम सप्लाई कर पाएंगे। जब ज्यादा एयर सप्लाई होगी तो कंबशन भी ज्यादा होगा, तो वहां पर जब कंबशन ज्यादा होगा तो पावर भी हमें ज्यादा मिलेगी। तो इट यूजेस दिस एनर्जी, मतलब इट यूजेस द एग्जॉस्ट एनर्जी टू कंप्रेस द इनटेक एयर, फोर्सिंग मोर एयर इनटू इंजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर पावर फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क कैसे करता है? सो द वेरियस फंक्शन ऑफ टर्बोचार्जर्स आर, पहला क्या है, इंक्रीज इंजन पावर बाय कंप्रेसिंग एयर, एयर को कंप्रेस करके इंजन की पावर को बढ़ा देता है। enhance fuel efficiency by allowing more complete combustion। तीसरा क्या है, reduces emissions by improving combustion efficiencies। next function क्या है, provide greater altitude performance in aircraft engine। and last one क्या है, enhance engine torque and responsiveness। ये था टर्बो चार्जर और उसके फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुपर चार्जर्स। सुपर चार्जर्स क्या होते हैं? तो व्हाट इज सुपर चार्जर? बेसिकली सुपर चार्जर भी का वर्क भी वैसे होता है जैसे टर्बो चार्जर का मेन एम यही है, जो सुपर चार्जर का मेन एम है। देखो, तो सुपर चार्ज इज ए प्रेशर बूस्टिंग डिवाइस विच सप्लाइज एयर एट ए हाई प्रेशर। सुपर चार्जर क्या, बेसिकली एक प्रेशर बूस्टिंग डिवाइस है जो हायर प्रेशर एयर को सप्लाई करती है ना। तो सुपर चार्जर इज ए प्रेशर बूस्टिंग डिवाइस विच सप्लाइज एयर एट अ हायर प्रेशर, ए सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो और डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेशर इज नॉर्मली यूज्ड। और इस हायर प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल या एक्सियल फ्लो या डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेशर का यूज करते हैं। इफ द सुपर चार्जर इज ड्रिवन बाय द इंजन क्रैंकशाफ्ट, देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकली ड्रिवन सुपर चार्जर। अगर इस सुपर चार्जर को चलाने के लिए हम इंजन के क्रैंकशाफ्ट का ही यूज करते हैं, देन इसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकली ड्रिवन सुपर चार्जर। Some superchargers are driven by a gas turbine which derived its power from the engine exhaust gases। और कुछ जो सुपर चार्जर होते हैं वो गैस टरबाइन के थ्रू चलते हैं, और गैस टरबाइन से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसका यूज करते हैं फॉर सुपर चार्जिंग प्रोसेस के लिए। एंड इस सुपर चार्जर को हम क्या बोलते हैं, टर्बो चार्जर, जैसे कि पहले हमने पढ़ाया था। नाउ इफेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग का क्या इफेक्ट होगा? पहला क्या है, हाई पावर आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरा क्या है, ग्रेटर इंडक्शन ऑफ चार्ज मास। थर्ड वन क्या है, बेटर ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट वन है बेटर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर।
नेक्स्ट वन है क्विकर एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, एंड नेक्स्ट वन है मोर कंप्लीट एंड स्मूदर कंबशन सो दैट मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये था सुपर चार्जर। और डायग्राम सुपर चार्जर का डायग्राम एक मैंने यहाँ पर शो न्यूमेरिकल। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि डिटरमाइन नेटवर्क इशू आ गया थोड़ा सा, ये करते हैं तो ये क्वेश्चन था है ना। तो एक और in a constant volume motorcycle the pressure at the end of compression है ना is 15 times that at the start. The temperature of air at the beginning of compression is 38 degree and the maximum temperature attained in the cycle is 195 degree centigrade 590 degree centigrade. Determine compression ratio thermal efficiency of the cycle and work done. तो देखो जब भी न्यूमेरिकल आए, ऑटो साइकिल का है, डीजल साइकिल का है या ड्यूल साइकिल का है, सबसे पहला काम हमारा क्या है यहाँ पर, इसका पीवीटीएस डायग्राम बनाना। सबसे पहला काम क्या है, पीवीटीएस डायग्राम बनाना। हमने क्या करा, यहाँ पर पीवी डायग्राम बनाया और यहाँ पर टीएस डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर शो करा, देखो ये क्या, स्वेप्ट वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम, ये है क्लियरेंस वॉल्यूम, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है भैया, इनिशियल टेम्परेचर कितना, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब भी ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो तुरंत इसे केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर गिवन है उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया, T1 इज इक्वल टू 38 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 311 केल्विन। और मैक्सिमम टेम्परेचर इट मींस यहाँ पर देखते हैं 0.3 पर मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो कितना, T3 इज इक्वल टू 1950 गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर दो। तो T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1950 प्लस 273 इज इक्वल टू 2293 केल्विन। अब भैया T1 मिल गया और यहाँ पर T3 मिल गया। अब जो बच गया उसे निकालेंगे, क्या बच गया, T2 भी बच गया और T1 भी बच गया। या फिर हम सीधे कंप्रेशन रेशियो निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर P2 और P1 निकालना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो निकालते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस 1 से 2 क्या होगा, P1 B1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 B2 की पावर गामा। क्या होगा, P1 B1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 B2 की पावर गामा। ठीक है, देन यहाँ से क्या बनेगा, V1 अपॉन V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। बट क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है भैया, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बताया था ना, द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज 15 टाइम एट ऑफ द स्टार्ट। तो यहाँ पर P2 अपॉन P1 कितना गिवन है, 15। देन अब ये क्या होगा, V1 अपॉन V2 किसके इक्वल होता है, R के। तो R की पावर गामा इज इक्वल टू 15 और गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.4। तो R की पावर 1.4 इज इक्वल टू 15। अब क्या करोगे, इधर 1/1.4 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, R इज इक्वल टू 15 की पावर 1 अपॉन 1.4। सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.9। तो कंप्रेशन रेशियो कितना आ गया, 6.9। पहला आंसर मिल गया। दूसरा क्या निकाली थी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। तो वैल्यूज को पुट करो, तो 1 - 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी, 6.9, गामा कितना 1.4। तो 1 - 1 अपॉन 6.9 की पावर 1.4 - 1। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी इसकी, 0.538। इट मींस एफिशिएंसी कितनी आ गई,
53.8%। कितनी आ गई? 53.8%। अब हमें क्या निकालना है? वर्क डन। अब यहीं पे सारा खेल शुरू हो जाएगा भैया। अब हमें T1 भी निकालना पड़ेगा, T2 भी निकालना पड़ेगा, T4 भी निकालना पड़ेगा। अगेन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस 1 to 2, T2 upon T1 is equal to V1 upon V2 की पावर गामा माइनस 1। और नॉर्मली हम बार बार नहीं बताएंगे तो लिखेंगे क्या हम? T2 upon T1 is equal to R की पावर गामा माइनस 1। R की वैल्यू कितनी है? 6.9। तो T2 upon T1 is equal to 6.9 की पावर 1.4 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.16। देन T2 is equal to T1 into 2.16। T1 की वैल्यू कितनी है? 311 क्वेश्चन में गिवन है। तो T2 is equal to आ जाएगा 398.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या निकालना है? T4 कहाँ से निकलेगा भैया? एडियाबेटिक एक्सपेंशन से। तो T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू B4 अपॉन B3 की पावर गामा माइनस 1। B4 अपॉन B3 अगर क्या है? मैं बताया था यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो सेम होता है ऑटो साइकिल में। तो T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू R की पावर गामा माइनस 1। देन T3 अपॉन T4 सॉल्व करो यहाँ पर तो आ जाएगा 2.16। हमें क्या निकालना? T4। तो T4 इज इक्वल टू, इधर ले जाओ, इसको नीचे भेजो, तो T4 इज इक्वल टू T3 अपॉन 2.16। T3 की वैल्यू 229223 अपॉन 2.16। सॉल्व करोगे तो जाएगा 1029 केल्विन और 756 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें चारों टेम्परेचर पता चल गए। तो हम भैया निकालेंगे कि हीट सप्लाई कितनी हुई और एक्सपेंशन कितना हुआ। हीट सप्लाई कितनी हुई और रिजेक्शन कितना हुआ। तो हीट सप्लाई कितना हो जाएगा? CV T3 माइनस T2। CV की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.717। T3 कितना है? 2223 माइनस T2 कितना निकाला? 671.7। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1112.3 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। हीट रिजेक्टेड कितना? CVT4 माइनस T1। CV की वैल्यू 0.717। T4 1029 माइनस T1 311। कितना आ गया? 514.8 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ सेल ऑफ केल्विन। तो नाउ वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ क्या आ जाएगा? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। दोनों वैल्यूज को पुट करो तो आंसर आ जाएगा 597.5 किलो। क्या आ जाएगा आंसर? 597.5 किलो। ये कितना आसान सा न्यूमेरिकल है। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से हमने इसका डेरिवेशन करा था, सेम प्रोसेस सेम तरीका यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सेम स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए मैंने बताया था जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसको हर एक स्टेप को आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है कि द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ए डीजल साइकिल इज 7.5। डीजल साइकिल का जो मीन इफेक्टिव प्रेशर वो कितना है? 7.5 बार है एंड कंप्रेशन रेशियो इज 12.5। फाइंड द परसेंटेज कट ऑफ द साइकिल इफ इट्स इनिशियल प्रेशर इज 1। हमें क्या निकालना है? कट ऑफ निकालना है। इट मींस क्या? कट ऑफ रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा भैया? देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है? PM इज इक्वल टू 7.5 बार। कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू गिवन है 12.5 बार। इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू गिवन है 1 बार। ठीक है ना, आगे बढ़ो भैया, इसमें फिगर की जरूरत नहीं है। द मीन इफेक्टिव प्रेशर PM इज इक्वल टू क्या होगा? डीजल साइकिल के लिए जो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है P1R की पावर गामा इन ब्रैकेट रो गामा रो माइनस 1 माइनस R की पावर 1 माइनस गामा रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 R माइनस 1। अब देखो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करो भैया। और किसकी वैल्यू नहीं गिवन है? रो की, जिसकी निकालनी है। PM कितना? 7.5। ठीक है, P1 कितना है? 1 बार गिवन इनिशियल प्रेशर इनटू R 12.5 गामा 1.4 इन ब्रैकेट 1.4 इन ब्रैकेट रो माइनस 1 माइनस 12.5 की पावर 1 माइनस 1.4 अपॉन इन ब्रैकेट रो की पावर 1 रो की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 माइनस 1 इन टू 12.5 माइनस 1। अब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन बनी 7.5 इज इक्वल टू 7.46 इन ब्रैकेट 1.4 रो माइनस 1.036 माइनस 0.364 रो की पावर 1.4। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो तो क्या बनेगा? 1.005 इज इक्वल टू 1.4 रो माइनस 1.036 माइनस 0.364 रो की पावर गामा। ठीक है, आगे
अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, ले आए और ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस में यहाँ के प्लस में जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2.04 इज इक्वल टू 1.4 रो माइनस 0.364 रो की पावर 1 - 1। ठीक, अब इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, 0.346 रो की पावर 1.4 माइनस 1.4 रो प्लस 2.04 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, फिट और ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, या ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे और रो की वैल्यू निकालेंगे। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2.2, रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.24 हैंस परसेंटेज कट ऑफ कैसा जाएगा, परसेंटेज कट ऑफ होगा रो -1 अपॉन r -1 इंटू 100। ये क्या होता है, परसेंटेज कट ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, रो -1 अपॉन r -1 इंटू 100। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई 2.24 -1 और r की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 -1। इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 10.78%। तो परसेंटेज कट ऑफ कितनी आ जाएगी 10.78। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो होप सो आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज जो मैं टॉपिक पढ़े एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती हैं। ठीक है, इन साइकिल को जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से एजम्पशंस को फॉलो करते हैं। देन हमने ऑटो साइकिल पढ़ा, डीजल साइकिल पढ़ा, ड्यूल साइकिल पढ़ा। फिर इन तीनों साइकिल की हमने एफिशिएंसी कंपैरिजन करा। ठीक है, उसके बाद हमने टर्बो चार्जर्स पढ़ा, देन सुपर चार्जर पढ़ा, और उसके बाद से हमने एक एक न्यूमेरिकल तो सॉल्व करे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के। ठीक है, तो एक बार आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।